नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से दो मुद्दों पर, हालांकि दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, उन पर लगातार हमला कर रहे हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान उनकी सरकार की शुरू से नीति रही है। तो न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले दिया था और उस नारे पर अभी तक अडिग हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया, जीते और भूल गए। 14 का चुनाव जीता तब भी, 19 का चुनाव जीता तब भी, विधानसभा के चुनाव जीते तब भी इस नारे को उन्होंने हकीकत में ज़मीन पर उतारने की भरपूर कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके बाद से जो है देश में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया या राजनीतिक भ्रष्टाचार पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक निश्चित रूप से बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत हुई है, अभी महज शुरुआत हुई है, इस पर मतलब बहुत खुश होने की अभी ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ बदल जाएगा या बदल रहा है, लेकिन वो जो दिखाई दे रहा है वो एक शुभ संकेत है। वो बदलाव चाहे जितना छोटा हो, चाहे जितना धीमे चले, लेकिन अगर बदलाव हो रहा है, कोई बुरी चीज़ खत्म हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला किया। अब आपको बता दें कि देश में जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब इन दोनों आरोपों से घिरी हुई है। परिवारवादी और भ्रष्टाचार दोनों का चोली दामन का साथ हो गया है। पार्टी परिवारवादी है तो भ्रष्टाचार भी होगा, भ्रष्टाचार है तो परिवारवादी भी हो सकती है। तो कोई पार्टी ऐसी नहीं, एकमात्र मेरी नज़र में पार्टी जो थी, मैं रीजनल पार्टीज़ की बात कर रहा हूँ, वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की, जो परिवारवाद से मुक्त थी। लेकिन आरजेडी का साथ लेकर, कांग्रेस का साथ लेकर उन्होंने साबित कर दिया कि अब वो ईमानदारी का नहीं, बेईमानों को बचाने का प्रयास करेंगे। उनकी राजनीतिक ऊर्जा जो है वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बचाने में लगेगी। केसीआर से उनकी बात इसलिए नहीं बनी, जो उनके प्रवक्ता की ओर से, मुख्य प्रवक्ता की ओर से बयान आया कि हम कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज़ को छोड़कर किसी गठबंधन की बात नहीं कर सकते। लेफ्ट पार्टीज़ का तो समझ में आता है, लेकिन कांग्रेस परिवारवाद की सबसे बड़ी उदाहरण, सबसे बड़ा प्रतीक अगर कोई है देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार का पर्यायवाची अगर कोई पार्टी बन गई है सबसे बड़ी, तो वो कांग्रेस पार्टी है और नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े पैरोकार बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी का उसके इस संकट के समय में साथ देंगे, समर्थन करेंगे, तो उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी हो सकता है उनको प्रधानमंत्री पद के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में स्वीकार कर ले। हालांकि मुझे लगता नहीं कांग्रेस पार्टी क्यों नीतीश कुमार को स्वीकार करेगी। नीतीश कुमार को आगे रखकर जरूर कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि बाकी पार्टियां इकट्ठा हों और नेता का मुद्दा जो है वो चुनाव की बात पर छोड़ दिया जाए। ये वही नीतीश कुमार है जो 2013 में बीजेपी नेताओं के द्वारे द्वारे घूम रहे थे और कह रहे थे कि आप किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाइए, अगर बनाइए तो कम से कम नरेंद्र मोदी को न बनाइए। जो आज कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में मंत्री कौन बनेगा ये बीजेपी तय करेगी, वो नीतीश कुमार बीजेपी में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन बनेगा ये तय करना चाहते थे। लेकिन नीतीश कुमार का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी करेगी 2024 के चुनाव में, ये दिखाई देने लगा है और नीतीश कुमार को लगता है कि उन कांग्रेस के साथ बने रहने में उनका ज़्यादा लाभ है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो विपक्ष में है। लेकिन मैं बात कांग्रेस नीतीश कुमार की नहीं कर रहा हूँ, आरजेडी की नहीं कर रहा हूँ। आज जो परिवर्तन की बात मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो घोषणा की, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध की, उसका असर दिखाई देने लगा है। दो राज्य और दो घटनाओं की बात करूंगा। एक, पश्चिम बंगाल, तृणमूल कांग्रेस, जिसके दो नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। पार्थ चटर्जी स्कूल भर्ती घोटाले में, और उसके अलावा अनुव्रत मंडल। पार्थ चटर्जी उनके महामंत्री भी थे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे, सीनियर मिनिस्टर थे, ममता बनर्जी के बहुत करीबी थे। उसके अलावा अनुव्रत मंडल जो वीरभूम जिले के जिलाध्यक्ष थे, माफिया माने जाते हैं, दबंग माने जाते हैं, तमाम तरह के घोटालों में उनका जिक्र है। उनको फिलहाल उन पर जो केस चल रहा है वो गोवंश की तस्करी का केस है।
उसमें वो गिरफ्तार हुए हैं और दोनों जेल में हैं। उसके बाद भी पार्टी के 2 और नेताओं पर जो है एक्शन हुआ है सीबीआई का, और उनसे पूछताछ हो रही है, हिरासत में है या जेल में। अब मामला ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि ये सिलसिला अगर चलता रहा, ये पहली बार हो रहा है 2011 में ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वो चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ममता बनर्जी पर माना जाता था कि बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम जो भी आरोप लगा रही है वो सब राजनीति से प्रेरित है। आसपास के कुछ लोग हो सकता है भ्रष्टाचार में लिप्त हों, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। अब वो स्थिति बदल रही है। पार्थ चटर्जी की सहयोगी के घर से जो करोड़ों के करेंसी नोट निकले, उसके बाद संपत्ति के जो दस्तावेज निकले, फिर अनुव्रत मंडल के यहाँ से, उसके बाद से ये इस दृश्य में परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब ममता बनर्जी की ईमानदारी उतनी असंदिग्ध नहीं रह गई है। मामला ये है। दूसरा, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जो कोयला घोटाले और माइनिंग घोटाले के मामले में जांच चल रही है, उसके कारण इसकी आंच ममता बनर्जी तक पहुंचने लगी है। तो आप देखिए ममता बनर्जी ने और तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है। इसी अगस्त से, जब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, तृणमूल कांग्रेस अपना इमेज मेकओवर करना चाहती है, अपनी छवि बदलना चाहती है। इसके लिए पार्टी अब तक 3 सर्वे करा चुकी है। और सर्वे किस लिए करा रही है? अभी फिलहाल मुद्दों को लेकर तो हो ही रहा है। 2023 में 2023 में पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। तो इस सर्वे के बाद पार्टी छटाई कर रही है किन लोगों की? ऐसे लोगों की जो दागी हैं या जिनकी जनता में छवि खराब है। अब ये बात और तृणमूल कांग्रेस दोनों आपस में मेल नहीं खाते, लेकिन ईमानदारी से कोई प्रयास हो, ईमानदारी से आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर हमला करें तो उसका असर होता है, ये इस बात का प्रमाण है। तो इसमें छांटा जा रहा है ऐसे लोगों को जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल नहीं गए, साबित नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। जिनकी छवि खराब है उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि पिछली बार जो लोग जीते थे उनमें से 50 से 60% के टिकट काटे जा सकते हैं। अब ये काम तृणमूल कांग्रेस में हो सकता है, आज से 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था। भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए, उसको इस हिकारत की नज़र से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेता देखते थे कि जैसे ये कमज़ोर लोगों का केवल विलाप भर है। अब वो स्थिति बदल गई है। अब जो है तृणमूल कांग्रेस सर्वे करवा के इस स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है। दूसरा, अभिषेक बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उनके पोस्टर लग रहे हैं कि नई और सुधरी हुई तृणमूल कांग्रेस। इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? अगर तृणमूल कांग्रेस पर कोई आरोप नहीं था, वो भ्रष्टाचार नहीं कर रही थी, कोई गलत काम नहीं कर रही थी, तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई? तो एक टसल चल रहा है, वो ये इन दोनों मामलों से अलग है। तृणमूल कांग्रेस के अंदर पुराने और नए लोगों का, नए जो लोग हैं उनका नेतृत्व अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं, पुराने लोग ममता बनर्जी के साथ हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी में कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, उनके समर्थकों के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो टर्फ वॉर चल रही है कि किसका कब्जा होगा। 2 वरिष्ठ नेताओं के जेल जाने के बाद जो वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं, सब थोड़ा सुस्त पड़ गए। जो लड़ाई वो लड़ रहे थे अभिषेक बनर्जी और उनके समर्थकों से, उसमें कमी आ गई है। इसका फ़ायदा अभिषेक बनर्जी उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, ममता बनर्जी के सामने यक्ष प्रश्न है कि अगर अभिषेक बनर्जी घोटाले में जेल चले जाते हैं तो इस प्लैंक का क्या होगा? नई टीएमसी का जो मेकओवर हो रहा है, उसके बाद नई और सुधरी हुई टीएमसी दिखाई जा रही है, उसका क्या होगा? जिसका जो है प्रतिनिधित्व या कहें जिसका चेहरा अभिषेक बनर्जी होंगे, अगर वही जेल चले गए तो क्या हो? तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कई वीडियो बना चुका हूँ कि इस समय जितने मुख्यमंत्री हैं देश में, सबसे ज़्यादा संकट में हेमंत सोरेन के बाद ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी का संकट हेमंत सोरेन से अलग है। वो लंबे समय का संकट है, वो जल्दी खत्म होने वाला संकट नहीं है, क्योंकि उनके सामने वोट बैंक का भी संकट है,
जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, जिस तरह से उन्होंने संघ की प्रशंसा की है, दरअसल वो उनकी नज़र अब हिंदू वोटों पर है, उनकी मजबूरी है। अगर सत्ता में बने रहना है तो उन्होंने ये तो इंश्योर कर लिया है कि मुस्लिम वोट अब किसी और को नहीं जाएगा। ये भी इंश्योर कर लिया है कि मैक्सिमम वोट मुस्लिम मतदाताओं के उनको मिलेंगे। उसके आगे क्या? अगर बीजेपी अपने हिंदू वोट बढ़ा लेती है तो ममता बनर्जी के लिए सत्ता से बाहर जाने के अलावा विकल्प बचेगा नहीं। तो ये समझिए कि प्रधानमंत्री की युद्ध की घोषणा परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो तृणमूल कांग्रेस में कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो प्रधानमंत्री के युद्ध की घोषणा है उसका असर दिखाई देने लगा है। परिवारवाद पर अभी असर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ वहाँ परिवारवाद पर असर दिखाई दे रहा है, और वो है पंजाब, सूबा पंजाब। अकाली दल परिवार की पार्टी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी पार्टी है, और वहाँ बादल परिवार के अलावा कब कौन अध्यक्ष था ये तो मुझे भी याद नहीं है। आप में से मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होगा। हालांकि गूगल करें तो शायद मिल जाएगा, लेकिन जब से प्रकाश सिंह बादल बने हैं अध्यक्ष तब से वो अध्यक्ष हैं। 2008 में उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा, उनके बेटे सुखबीर बादल, पिछले 2008 से अब तक 2022 हो गया, वो लगातार वो अध्यक्ष बने हुए हैं। अब इस हार के बाद 117 विधानसभा सीटें 117 पंजाब में, अकाली दल को कितनी मिली? 3, सिर्फ 3। उसके बाद परिवार के खिलाफ मरमरिंग शुरू हो गई, परिवार के खिलाफ आवाज़ उठने लगी कि इस परिवार ने पार्टी को डुबो दिया, यहाँ तक लेकर आए, और ऊपर से प्रधानमंत्री ने हमला कर दिया। परिवारवादी पार्टियाँ, ये परिवारवाद जो है ये जनतंत्र के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा है, देश के विकास के लिए खतरा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। ये सब जो उन्होंने कहा उसका असर ये हुआ है कि सुखबीर बादल जो बोल रहे हैं ऐसा लगता है शैतान वेद वाक्य बोल रहा है। उन्होंने कहा कि ये परिवारवाद नहीं चलेगा, और उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? 1 फैमिली 1 टिकट। ये भारतीय राजनीति में आपको सुनने को मिलेगा नहीं। और ये बात अकाली दल करे जो परिवारवादी पार्टी है, उनके परिवार से उनके पिता विधायक थे, अब नहीं हैं, चुनाव हार गए। सुखबीर सिंह बादल सांसद हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उनका जो साला विधायक था अब नहीं है, चुनाव हार गया। तो 4 लोग तो सीधे परिवार के लोग जो है वो पार्टी में थे, टिकट मिल रहा था, मंत्री थे। सुखबीर बादल की पत्नी तो अभी तक, जब तक संबंध नहीं टूटा था बीजेपी से, केंद्र में मंत्री थी। तो अब अगर सुखबीर बादल ये बोल रहे हैं कि एक परिवार से एक टिकट, तो उनकी परीक्षा होने वाली है अभी लोकसभा चुनाव में, उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में, कि परिवार से कौन जाएगा। सुखबीर बादल को टिकट मिलेगा कि उनकी पत्नी को मिलेगा कि साले को मिलेगा, या परिवार का कोई और सदस्य आ जाएगा। और उसके अलावा ये भी उन्होंने तय कर दिया अध्यक्ष का पद 5 साल का होगा, और लगातार 2 कार्यकाल के बाद आपको तीसरा नहीं मिलेगा, तीसरे के बाद 5 साल का गैप देना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा मतलब छूट नहीं दी है उन्होंने। इसका मतलब है कि 10 साल रहेंगे और उसके बाद 5 साल काटेंगे बाहर रहकर, और फिर आ सकते हैं 10 साल के लिए। तो ये इंतज़ाम भले ही हो, लेकिन ये बदलाव, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि अकाली दल का अध्यक्ष बादल परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति बनेगा। इसकी कल्पना भी आज से पहले मुश्किल थी, अब वो होने जा रहा है। तो ये जो बदलाव, 2 उदाहरण मैंने दिए, और आप इंतज़ार कीजिए, इसका असर अभी आपको और पार्टियों में दिखने वाला है। और कांग्रेस पार्टी में तो घमासान मचा ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद के खिलाफ एक तरह से खुला विद्रोह चल रहा है। पार्टी के नेता छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में और ज़्यादा ही देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। उसके अलावा भी दूसरे दलों में इसका असर पड़ने वाला है। दागियों को टिकट देने से पहले, भ्रष्टाचारियों को टिकट देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा नेताओं को। यहाँ तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले आए हैं, और आगे अगर ये हमला जारी रहा, आगे अगर ये अभियान जारी रहा, तो इसके और नतीजे देखने को मिलेंगे। और ये अभियान शुरू करने से पहले कहते हैं कि भाई शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री अपने घर से शुरुआत उन्होंने की।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में किसी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलने दिया। जो पहले से विधायक थे उनको छोड़ दीजिए, किसी नए उम्मीदवार के रूप में किसी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिला। जहां परिवार से 2-2 लोग थे, छटनी शुरू हो गई है, ज़्यादातर हो चुकी है। मुश्किल से मुझे लगता है 10% बचे होंगे। और मैं बार बार सबसे बड़ा उदाहरण जो देता हूं वो है चौधरी वीरेंद्र सिंह का, हरियाणा के। केंद्र में मंत्री थे, राज्यसभा सदस्य थे, अपने बेटे को 2019 में टिकट दिलाना चाहते थे। बेटा आईएएस में था, उसने इस्तीफ़ा दिया, उसको टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन शर्त लगाई कि आप मंत्री पद से इस्तीफ़ा देंगे और राज्यसभा से भी इस्तीफ़ा देंगे, और दोनों से इस्तीफ़ा लिया गया। तो ये बदलाव बहुत आसान नहीं होता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि अगर नेताओं के, सांसदों, विधायकों के पुत्रों को या परिवार के लोगों को टिकट नहीं मिला तो उसका दोष मेरा है, वो मैंने किया है। तो उन्होंने पूरी पार्टी का ये फैसला खुद ओन किया, अपने ऊपर जिम्मा लिया कि अगर नाराज़गी है आपकी, अगर आपको गलत लगता है तो वो सब मैंने किया है। शुरुआत इसी तरह से होती है। जब अपने घर से आप शुरुआत करते हैं, जब आप उदाहरण पेश करते हैं। वो गांधी जी का बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक सज्जन अपने बेटे को लेकर आए कि ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़ खाने की आदत है, छुड़वाना है। गांधी जी ने बताया कि इतने दिन बाद लेकर आइए। तो उसको फिर लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि उसको समझाया कि तुम्हें गुड़ खाना छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने पूछा, भाई हम पहले आए थे, गांधी जी आपने उस समय क्यों नहीं कहा? बोले कि उस समय मैं भी खाता था, मैंने पहले छोड़ा, फिर बच्चे को छोड़ने के लिए कहा है। तो उदाहरण जब आप अपने जीवन से, अपने संगठन से पेश करते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। अब ये इसका नतीजा ये होगा कि इसके लिए जन दबाव बढ़ेगा कि भ्रष्टाचारियों, परिवारवादियों के खिलाफ मुहिम जो है वो एक राजनीतिक मुहिम का रूप लेगी और उसका असर चुनाव के नतीजों पर दिखाई पड़ना शुरू होगा। तब बदलाव शुरू होगा, तब बड़े पैमाने पर बदलाव उस समय शुरू होगा। तब तक का हमको इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पर सतत अभियान चलते रहना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।